हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के बारे में। हालांकि इसका टेस्ट है जो पहले हो चुका है, इसके लिए 2 वीडियो हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के और यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। वहां से अगर आपने देखा है तो बहुत बढ़िया बात है। पहले मुझे लगता था कि जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं उनमें जब भी मैं वीडियो में बात करूंगा तो कुछ विद्यार्थियों को राइटिंग समझ में नहीं आएगी या कोई समस्या आएगी तो उनको टाइप करवा के भी मैं जो क्लास है जो रिकॉर्ड कर रखी है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ है जो जो विद्यार्थियों के पास सीधे प्रिंटेड नोट्स हैं वहाँ से भी एक बार एक्सप्लेन होनी चाहिए। तो आज हम बात कर लेते हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के बारे में। और आज ही पेपर भी हुआ है तो वहाँ जाके आप थोड़े प्रश्नों को मैच भी कर सकते हैं, खुद से प्रश्न भी देख सकते हैं। मतलब एक तरीके से बहुत बढ़िया आपकी प्रैक्टिस वहाँ होने वाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले पाषाण काल की। पाषाण का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? पत्थर। यानी एक समय ऐसा था जब मानव है वो किसी प्रकार की धातु का उपयोग नहीं करता था, तो उसके जो औजार वगैरह होते थे वो किसके होते थे? पत्थर के होते थे। और इसी कारण से उस काल को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल। अब पाषाण काल में कौन कौन से सभ्यता स्थल आएंगे? तो सबसे पहले नाम है भीलवाड़ा के बागोर का। तो बागोर में क्या क्या बातें हैं मेन जो ध्यान रखनी है? जैसे बागोर का सबसे मेन है वो है पशुपालन के साक्ष्य। आपको सबसे प्रॉम्प्ट नोट्स में ये चीज है जो ध्यान रखनी है। बागोर के साथ किस जिले में है? भीलवाड़ा के हैं। भीलवाड़ा में है। और अपने भीलवाड़ा में है, मतलब याद रह जाएगा। कोठारी नदी, ये पक्का याद रखना। आपको नदी का नाम याद रखना ही है। प्रत्येक सभ्यता स्थल में जिला और नदी कौन सी है, फिर वो पाषाण कालीन है, ताम्र पाषाण कालीन है, लोह युगीन है, किस प्रकार का है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। और वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं वो इसके एक तरीके से उत्खनन करता है। पहली बार उन्होंने, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसके बारे में जानकारी है जो मतलब की थी। और इस कारण से ये भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वीरेंद्र नाथ मिश्र का नाम वी एन मिश्र भी आता है बहुत सी बार। तो एक ही बात है, वी एन मिश्र आता है चाहे वीरेंद्र नाथ मिश्र आता है, एक ही बात है, आपको याद रखना है। तो बागौर में बात कर चुके हैं। भीलवाड़ा जिला, कोठारी नदी, वीरेंद्रनाथ मिश्र उत्खननकर्ता। और पशुपालन के जो अवशेष हैं वो मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बागौर में ही मध्य पाषाण कालीन में एक वीरेंद्रनाथ मिश्र के साथ एल एस लेशिन के और एक व्यक्ति और थे जो भी हमने पेपर में देखा था, एल एन लेशिन। ये आपको ध्यान रखना है। एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके साथ जो ये काम किया था, एल एन लेशिन। और ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ एक टीला है, महासतियों का टीला। तो ये शब्द है जो आप इस नोट्स में, ये जो पेज है आपके पास प्रिंटेड, उसी में ऐड कर लेना, महासतियों का टीला। ये काम आपको और करना है। और नेक्स्ट है तिलवाड़ा। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तो इस पहले नाम आ चुका है इसका। नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। और उत्खननकर्ता कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र ही। और यहाँ पर भी पशुपालन के अवशेष मिले हैं, अग्निकुंड के अवशेष भी मिले हैं। ये थोड़ा सा इसको कह सकते हैं अपन की अलग सा हो गया है तिलवाड़ा में, तो पक्का याद रखना है। और जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ मध्य पाषाण कालीन है और यहाँ जो उत्तर पाषाण कालीन है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। नदी लूणी है, ये भी ध्यान रखना है। अन्य जो पाषाणकालीन केंद्र हैं उसमें जायल और डिडवाना तो कहाँ पड़ते हैं? नागौर में। इसके अलावा बूढ़ा पुष्कर है, वो कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो 5 स्थल हो गए पाषाणकालीन। और आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। तो पाषाण काल के जो सभी केंद्र हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं बहुत अच्छे से। किधर चला गया मैं? पाषाण काल में बागौर सबसे नंबर 1, भीलवाड़ा जिला, कोठारी नदी, वी एन मिश्र, एल एन लेसिन, पशुपालन के साक्ष्य, महासतियों का टीला, आपको ध्यान रखना है। मध्य पाषाण काल में ये आते हैं। उत्तर पाषाण काल में आता है तिलवाड़ा, लूणी नदी है, बाड़मेर है, वी एन मिश्र उत्खनन करता है, पशुपालन के ऐसे साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। और अन्य केंद्र में चायल डिडवाना और बूढ़ा पुष्कर। चायल डिडवाना आप नाम जानते ही हैं, नागौर के हैं। इसके अलावा अजमेर का है बूढ़ा पुष्कर। अब हैं बात कर रहे हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की। और भारत में पहली बार जो नगरीय क्रांति हुई थी वो क्रांति है जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के अंतर्गत आती है। अब राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कालीबंगा सभ्यता से, जिसको सबसे ज्यादा हमें पढ़ना रहता है। नदी का नाम घग्गर नदी, जिला है हनुमानगढ़। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। पंजाबी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना आपको। कालीबंगा शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? पंजाबी। और पंजाबी में कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। खोज करता है ए एन घोष, अमलानंद घोष। 1952 में इसकी खोज हो गई थी। उत्खनन फिर 1953 से आगे और कंटिन्यू रहा। उत्खननकर्ताओं में बी बी लाल हैं और बी के थापर हैं। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से।
हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है, ऐसे इसको कालीबंगा को माना जाता है तीसरी। दशरथ शर्मा ने ये बात कही भी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता गरीब बस्ती थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ के जो अवशेष मिले हैं उससे लगता है कि ये गरीब बस्ती के रूप में थी। मकान कच्ची ईंटों के बनते थे, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और अलंकृत ईंटों का मतलब आपको समझना है, जैसे ये एक ईंट है तो इसके ऊपर है जो कोई किसी प्रकार की है जो इस तरह की डिजाइनें बनाई गई हैं, तो वो है जो अलंकृत ईंटें कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना। लकड़ी की नालियां बनी हुई है, एकदम यूनिक सी बात है। ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पर, थोड़ा सा मॉडर्न सा से फील आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हल्के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि एक खेत का साक्ष्य मिला है जो बिल्कुल कंप्लीटली जुता हुआ है, तो हल्के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ दो फसलें उगाते थे, चना और सरसों जो एक साथ उगाते थे। इसके अलावा अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, यहाँ से किसके अवशेष भी मिले हैं, जौ के। तो चना सरसों ध्यान रखना है, जौ भी ध्यान रखना। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, दीवारों में जो है वो तरेड़े आ रखी हैं या इस तरह का, तो उसको हम कह सकते हैं कि भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड मिले हैं, यानी कि हवन वगैरह ये करते थे। बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया से यहाँ के व्यवसाय की जानकारी हमें प्रदान करती है। युग्मित समाधान का साक्ष्य मिला है। अब युग्मित समाधान का मतलब ऐसे समझना है कि एक जोड़े का एक साथ मतलब कि दफन है जो कर रखा है, मतलब कि पति पत्नी को या महिला पुरुष है उनको एक साथ है जो दफना रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1985-86 में यहाँ म्यूजियम बनाया गया था कालीबंगा में, ताकि यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनको एक तरीके से व्यवस्थित है जो जमा देना, अपनी भाषा में जमा देना कह सकते हैं, ताकि लोग बाग हैं जो वहां पर घूमने जाते हैं तो उनको आराम से है जो वॉच कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं हम सोथी सभ्यता के बारे में। तो सोथी सभ्यता का मतलब हो गया कि अमलानंद घोष के द्वारा बीकानेर के आसपास का जो सभ्यता स्थल है उसको नाम दे दिया गया था, क्या, सोथी सभ्यता। एक तरीके से आ जाए परीक्षा में प्रश्न की सोथी सभ्यता का खोजकर्ता कौन है, तो अमलानंद घोष है, एन घोष। और हड़प्पा सभ्यता का उन्होंने इसको क्या माना था, उद्गम माना था। एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता है वो सोथी सभ्यता से ही शुरू होती है। कालीबंगा फर्स्ट नाम किसको दिया गया, तो भी आंसर क्या आएगा, सोथी सभ्यता। ये भी आपको ध्यान रखना, कालीबंगा फर्स्ट, इसका मतलब सोथी, ये ध्यान रखना। कालीबंगा एक तो प्रॉपर केवल कालीबंगा है, और एग्जाम में अगर कालीबंगा प्रथम पूछ लिया जाए तो किसको कहते हैं, तो सोथी सभ्यता को कहते हैं। मुख्य केंद्र में पूगल है, सावणिया है। अभी हम मतलब पेपर अगर आपने देखा है वहां, तो उसमें भी ये नाम है जो आपको मिलेंगे, पूगल और सावणिया। आगे है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के उपनाम क्या क्या हैं, तो एक तो है आघाटपुर और एक है धूलकोट की सभ्यता। उदयपुर जिले में आयड़ बेड़च नदी के किनारे हैं। आयड़ नदी को उदय सागर में गिरने से पहले आयड़ कहते हैं, बाद में क्या कहते हैं, बेड़च कहते हैं, तो उसके किनारे पे है। उत्खनन करता आरसी अग्रवाल हैं, ए के व्यास हैं, वी एन मिश्र हैं, हसमुख धीरज, एस डी सांकलिया हैं। नाम सब याद रखने, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और हसमुख धीरज सांकलिया। एच डी सांकलिया था किताबों में, शॉर्ट में थोड़ा सा, तो चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। प्राचीन नाम क्या था इसका, आघाटपुर। लोकल जो लैंग्वेज में लोग बाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, धूलकोट। और क्या बातें हैं, तो ताम्रवती नगरी भी इसको कहा जाता है। अब आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना, देखो इसको कहते हैं ताम्रवती नगरी, और ताम्रवती नगरी के साथ साथ एक होता है ताम्र सभ्यताओं की जननी। अगर जननी शब्द आ जाए तो फिर आपको ध्यान देना है, वो कहलाती है गणेश्वर। ये चीज है जो बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ताम्रवती नगरी आहड़ है, और ताम्र सभ्यताओं की जननी आ जाए तो फिर वो गणेश्वर है। तांबा गलाने की यहाँ से भट्टियां मिली हैं। आहड़ में 6-7 एक जगह से चूल्हे मिले, जिससे वहां पर किस तरह का परिवार रहता होगा, तो संयुक्त परिवार रहता होगा, इस तरह की जानकारी मिलती है। सामूहिक भोजन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो मिट्टी के भांडे मिले हैं, मृत भांड मिले हैं, उनका कलर कैसा था, काले और लाल। और उन भांडों में क्या किया जाता था, अनाज का स्टोरेज किया जाता था, और उसको कहा जाता था गोरे या कोट। तो एक ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, आरपीएससी ने पहले ये प्रश्न पूछा है, इस कारण से ये है जो महत्वपूर्ण होता है। मतलब ये टॉपिक है जो याद अगर नहीं रखते हैं आप, एग्जाम में बाई चांस पूछ लिया तो गड़बड़ हो सकती है। तो गोरे या कोट किनको कहा जाता था, मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता था जिसमें अनाज को संग्रहित किया जाता था। यहाँ से एक बेल की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे बनास का बेल कहा जाता है। बनासियन बुल अंग्रेजी में कहें तो बनासियन बुल, या फिर बनास का बेल, तो ये भी आपको पक्का याद रखना है। बनासियन बुल कहाँ से मिला, आहड़ से मिला। यूनानी सिक्का मिला है, और यूनान में अपोलो यानी कि सूर्य भगवान, वहाँ के यूनान के लोगों के, तो उनका फोटो छपा हुआ है। बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं, जिन्हें
ईरानी सभ्यता से संबंध दिखाते हैं, मतलब उससे हमें ऐसे लग सकता है कि ये है जो ईरान, क्योंकि ईरान की जो सभ्यता है वहां पर ऐसे मिले हैं, इस कारण से हमें ऐसे लगता है कि ये जो जलपात्र हैं वो कहाँ से मंगवाए गए होंगे, ईरान से। इसका मतलब हमारी जो आहट सभ्यता है उसका संबंध किससे रहा होगा, ईरान से रहा होगा। अन्य केंद्रों में अगर बात करें तो घिलून राजसमंद में है, बालाथल उदयपुर में है, हम बात कर चुके हैं बालाथल के बारे में काफी डिटेल में। ओझियाना भीलवाड़ा में है। ओझियाना की थोड़ी सी हमें डिटेल में बात करनी है। तो उत्खननकर्ता में बी आर मीणा है, आलोक त्रिपाठी है, और यहाँ से क्या मिली है, गाय की मूर्ति मिली है सफेद रंग की। अब बात कर रहे हैं हम महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल में भारत की दूसरी नगरीय क्रांति होती है। हड़प्पा सभ्यता के समय पहली दूसरी क्रांति होती है महाजनपद काल के समय में, और महाजनपद काल को भारत की दूसरी नगरीय क्रांति कहा जाता है। अब मत्स्य जनपद की बात करते हैं। मत्स्य जनपद, मत्स्य का मतलब हो गया जैसे एकीकरण के समय मत्स्य संघ नाम रखा गया था, वही सेम कहानी यहाँ पर है। जयपुर तथा अलवर का जो अलवर का दक्षिण पश्चिम भाग और जयपुर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद कहलाता था, और इस क्षेत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसको आजकल हम किस नाम से जानते हैं, बैराट के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा शब्द है विकृत होकर क्या हो गया आजकल, विराट। विराटनगर का महाभारत में भी नाम मिलता है, आपने सुना होगा उत्तरा विराट, वो सारे के सारी जो कहानी है वो इसी विराटनगर की है। अर्जुन है वो अज्ञातवास बिताने के लिए पांडवों अपने भाइयों के साथ माता के साथ यहाँ रुकते हैं, फिर इनके ऊपर हमला हो जाता है, फिर अर्जुन है जो बाणगंगा नदी है उसका निर्माण कर देता है। ऐसी कहानी है, जरूर आपने सुनी होगी। कुरु महाजनपद, अलवर का उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता था, कुरु महाजनपद कहलाता था, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, दिल्ली कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, उत्तर का अलवर का उत्तरी भाग है वो इसमें आता है। और अभी भी वर्तमान में भी अगर हम कहें तो जो एनसीआर है, जो ऐसा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाला एरिया है, उसमें थोड़ा बहुत अलवर का भाग आता है। सूरसेन महाजनपद, भरतपुर तथा अलवर का पूर्वी भाग क्या कहलाता था, सूरसेन महाजनपद, और इसकी राजधानी कहाँ थी, मथुरा। सीवी जनपद, वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिला, मेवाड़ का भाग हो गया एक तरीके से। मध्यमिका नगरी इसकी राजधानी थी, और महाभारत तथा पतंजलि के महाभाष्य में मध्यमिका का नाम मिलता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान में सबसे पहले उत्खनन है वो यही हुआ था 1904 में। उत्खनन किसने किया था, डी आर भंडारकर ने। और डी आर भंडारकर के बारे में हमने एक जगह और भी पढ़ा था, तभी हम पढ़ रहे थे गोशुंडी का शिलालेख। उस समय सबसे पहले यहाँ जो इन्होंने ही वो जो मतलब कि शिलालेख है उसको पढ़ के और लोगों को जानकारी प्रदान की थी। मालव जनपद, मालव जनपद वर्तमान में टोंक और जयपुर जिला, राजधानी नगर टोंक। सर्वाधिक सिक्के मिले यहाँ मालव जनपद के, इसके कारण से सिक्के प्राप्त होते हैं। ये सिक्के रेड नामक स्थान से प्राप्त हुए टोंक, और रेड को ही क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, और ये कहाँ पर है, तो नगर में है। उत्खनन किसने किया था, कैलाश नाथपुरी ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो मालव जनपद है वहां पर नगर की जो उत्खनन का काम है वो कौन करते हैं, कैलाश नाथपुरी। योद्धेय जनपद, वर्तमान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है, प्राचीन समय में क्या कहलाता था, योद्धेय जनपद कहलाता था। और इस जनपद ने कुषाणों को भारत में आगे बढ़ने से रोका था। ये बात जो हम कई बार कर चुके हैं कि राजस्थान में सबसे पहले जो देशी आक्रमण होंगे तो उनको रोकने का काम है जो कौन करेंगे, हनुमानगढ़ और जो गंगानगर है। किले की बात करेंगे तो वहां पटनेर है, हनुमानगढ़ दुर्ग बना हुआ है तो वो ही करेगा काम। सालव जनपद अलवर को कहा जाता है। अर्जुनैन, अलवर और सीकर नीम का थाना वाला क्षेत्र अर्जुनैन जनपद के नाम से जाना जाता है। राजन्य के अंतर्गत थोड़ा बहुत भरतपुर का भाग आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ गए हैं हम मौर्य काल की तरफ। मौर्य काल में बेराट, जो अभी हम विराटनगर की बात करके आए हैं, बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, बेराट। और अभी हम कोई भी प्रश्न अगर हल करते हैं तो उसमें नाम बेराट ही आएगा। लिपि कौन सी है, वहाँ के जो बाबरू शिलालेख मिला है उसकी लिपि है संख लिपि। और बाबरू जो अभिलेख है उसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे बेराट की बीजक पहाड़ी से इसको प्राप्त किया गया था 1837 में। ये वर्ष है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 1837। और खोज किसने की है, कैप्टन बर्ट ने। और इसमें क्या जानकारियां हैं, तो अशोक के द्वारा बुद्ध, संघ और धम्म का वर्णन इसमें मिलता है। इस अभिलेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है, और बौद्ध पुस्तकों की, बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं उनकी जानकारी मिलती है। कुल मिला के एक तरीके से आपको अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो बाबरू का अभिलेख है वो किस धर्म से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। हेन सांग के अनुसार बेराट में 8 बौद्ध मठ थे। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके रुकने के जो जगह होती है उसको मठ कहा जाता है, तो 8 बौद्ध मठ थे। कालांतर में इन बौद्ध मठों को हूण राजा मिहिरकुल ने तोड़ दिया था। ये शिव भक्त था और इसने जो बौद्ध धर्म के मठों को
तहस नहस करवा दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा कौन से वंश का था, तो हूण। जयपुर के राजा राम सिंह ने भी यहाँ पर खुदाई करवाई थी। राम सिंह द्वितीय हम पढ़ के आ रहे हैं, जॉन लुडलो जिसका संलग्न था। और उस समय यहाँ सोने की एक छोटी संदूक मिली थी जिसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष थे। 1936 में, यहाँ शब्द हैं जो पहली बार ऐसे पढ़ रहे होंगे शायद, तो ठीक है। दयाराम साहनी ने भी यहाँ पर उत्खनन करवाया 1936 में। बैराट की लिपि को कौन सी लिपि कहा जाता है, शंख लिपि। तो ये आपको पक्का याद रखना, बाबरू के शिलालेख की जो लिपि है वो शंख लिपि है। बहुत सी जगह जैसे ब्राह्मी लिपि है, और अभी जैसे हम लिखते हैं तो वो अपनी हिंदी की जो है देवनागरी लिपि है, तो वो लिखने का तरीका। मौर्य के बारे में कुछ बातें जिनका मौर्य काल से संबंध नहीं है। मानसरोवर अभिलेख चित्तौड़गढ़ में 713 ईस्वी का। 4 मौर्य राजाओं के नाम महेश्वर, भीम, भोज और मान मौर्य। और ये मान मौर्य वही है जिससे 734 में बप्पा रावल है जो चित्तौड़गढ़ को छीनता है। कणसवां शिवालय कोटा में 738 ईस्वी का है। धवल नामक मौर्य राजा का इसमें उल्लेख मिलता है। और मौर्योत्तर काल की अगर बात करें तो 150 ईस्वी में यूनानी राजा मिनांडर ने मध्यमिका पर आक्रमण किया था। और बेराट से मिनांडर के कितने सिक्के मिलते हैं, 16 सिक्के मिलते हैं। ये आपको पक्का याद होना चाहिए, आरपीएससी ने ये प्रश्न पूछ रखा है तो थोड़ा आपको याद रखना है। अब बाई चांस आ जाए तो मौर्योत्तर काल भले ही लिखा हुआ है लेकिन नाम शब्द बेराट यहाँ ध्यान रखना आपको। आगे है नौह भरतपुर, अभी हमने पेपर में प्रश्न भी देखा था। और सुंगकालीन एक मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, और जाक बाबा जिसको कहा जाता है, 8 फीट की यह मूर्ति है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। रंग महल कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। गुरु शिष्य की मूर्ति यहाँ से मिली है, कुषाण काल की है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और उत्खनन किसने किया था, तो स्वीडिश डॉक्टर हन्ना रिड द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। एक यहाँ पर प्याला भी मिला था, इसके कारण से भी ये थोड़ा सा जो चीजें मिली हैं उनमें नाम आपको ध्यान रखना है, ये हमने अपने नोट्स में देखा था। आगे है गुप्त काल, और गुप्त काल से संबंधित समुद्रगुप्त ने बयाना में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। बाकी जो विजय स्तंभ है वो फेमस है चित्तौड़गढ़ वाला, जो सारंगपुर युद्ध के बाद जो महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। लेकिन उनसे भी पहले विजय स्तंभ बना दिया था किसने, समुद्रगुप्त ने। कहाँ बनाया था, बयाना, भरतपुर में। कुमार गुप्त के सिक्के बयाना से प्राप्त हुए हैं, जो गुप्तों के एक जगह से मिले सर्वाधिक सिक्के हैं। एक इसका मतलब हो गया गुप्त है जो वो यहाँ राज करते थे। और नेक्स्ट है सामंत विष्णुवर्धन ने बयाना में भीम लाट का निर्माण करवाया था। और इसी सामंत विष्णुवर्धन की पत्नी रानी चंद्रलेखा ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया था जिसका नाम है उषा मंदिर। बाद में जो मुबारक खिलजी के द्वारा तोड़ के और मस्जिद में बदल दिया गया, जिसका नाम बाद में क्या कर दिया गया था, उषा मस्जिद कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा था। इंडिगो की खेती के लिए ये जो बयाना है वो काफी प्रसिद्ध रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाई चांस एग्जाम आ जाए कि मध्यकाल में राजस्थान का कौन सा कस्बा है वो नील की खेती के लिए फेमस रहा, तो आपको आंसर देना है बयाना, भरतपुर। बड़वा अभिलेख कहाँ है, 12 में है। मोखरी वंश के राजाओं का इसमें अभिलेख मिलता है, नाम है अभिलेख का बड़वा। 4 चौमा के मंदिर हैं वो गुप्त काल में बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, 4 चौमा कोटा। आगे हैं बाड़ोली के शिव मंदिर, हूण राजा मिहिरकुल ने बनाए थे। अभी हम पढ़ के आए हैं बौद्ध मठों का इसने जो विनाश किया था, और बाड़ोली में जो इन्होंने कौन से मंदिर बनाए, शिव मंदिर। और राजा का नाम क्या है, मिहिरकुल। गुप्तोत्तर काल अथवा पूर्व मध्य काल अथवा राजपूत काल अथवा त्रिपक्षीय संघर्ष का काल। अब इसमें कहानी आती है, देखो, भीनमाल, गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज जो कि मेन हो गया, इधर पाल, मुंगेर और राष्ट्रकूट जहाँ मालखेत से रिलेशन इनका होता है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष कैसे होता है, जैसे कन्नौज तो मुख्य राजधानी हो गई। अब इसके लिए जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो भी हैं, राष्ट्रकूट भी प्रयास कर रहे हैं, और जो पाल साम्राज्य हैं उसके राजा भी प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण से इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी, भीनमाल। आज भी हम पढ़ते हैं भीनमाल को, कहाँ पढ़ते हैं, भीनमाल जालोर नाम आता है, महाकवि माघ का नाम आता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे यहाँ आगे हैं उनको बात कर लेते हैं हम। तीन यात्री हेन सांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। एक तो आपको ध्यान रखना, अपनी पुस्तक में भीनमाल को क्या बताया था, किल्लो मोलो, तो ये ध्यान रखना है। माघ भीनमाल के रहने वाले थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, नाम क्या है, शिशुपाल वध, ये पक्का याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। ब्रह्मगुप्त भारत का, जिनको न्यूटन कहा जाता है, और ये भी भीनमाल के रहने वाले थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य नाम से 2 पुस्तकें लिखी है। अन्य मुख्य स्थलों में गणेश्वर है, कांदली नदी किनारे हैं, ताम्र सभ्यताओं की जननी हम बात कर चुके हैं। अमरावती नगरी आए तो आहड़ है, ताम्र सभ्यताओं की जननी आ जाए तो फिर गणेश्वर आपको ध्यान रखना। नदी का नाम ध्यान रखना, कांदली जिला है सीकर। सुनारी सभ्यता,
भी कांदल नदी किनारे हैं, झुंझुनू जिले में है और यहाँ से लोहा प्राप्त हुआ, मतलब ये लोह युगीन है, ऐसे ध्यान रखना। इस्वाल उदयपुर में है, औद्योगिक नगरी है, फैक्ट्रियां मिली है, ऐसे ऐसे लगता है। पुराड़ा नागौर औजारों की नगरी जिसको कहा जाता है। जोधपुरा जयपुर में है, साबी नदी जयपुर के किनारे। अलनिया कोटा में है, जहाँ से सेल चित्र प्राप्त हुए हैं और खोजकर्ता कौन है, वीएस वाकणकर, याद रखना नाम। अलनिया क्या है, एक बांध का नाम है और इसी बांध के पास है, अलनिया डैम के नाम से फेमस है। अलनिया डैम के पास ही है जो सेल चित्र प्राप्त हुए हैं। सेल चित्र का मतलब क्या समझना, कोई गुफा है, वहाँ चट्टाने रखी हुई है, उनके ऊपर है जो पेंटिंग कर रखी है इस तरह की, तो वो है जो सेल चित्र कहलाएंगे। वैसे सेल चित्र के लिए जो फेमस है वो जगह है गड़गड़ा बूंदी, यहाँ पर भी सेल चित्र, बर्ड राइडर, रोंग पेंटिंग मिली है। नलियासर सांबर जयपुर में है, पेपर में भी देखा था एक प्रश्न हमने। और इस तरह से जो अपना प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित जो नोट्स हैं, कम से कम एक बार हमने उन सबको देख लिया है। आप अच्छे से नोट्स में एक बार वापस से रिवाइज करना, देखना उसको बहुत अच्छे से, ताकि ये जो कंप्लीट हो जाए टॉपिक आपका। और अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप पेपर देते हैं तो और थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी, थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस टाइप के प्रश्न है जो उस टॉपिक से बन सकते हैं। ओके, धन्यवाद।